नमस्कार। वर्णिका हिंदी के खास कार्यक्रम बिंदास बोल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं संतोष आरंग। जेएनयू एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार कन्हैया कुमार के कारण नहीं, बल्कि छात्र संघ के चुनाव के कारण जेएनयू की चर्चा हो रही है। कोविड महामारी के चलते 4 साल के अंतराल के बाद इस साल शुक्रवार को जेएनयू छात्र संघ के चुनाव संपन्न हुए। रविवार की देर रात चुनाव परिणाम भी आ गए। चुनाव परिणाम के मुताबिक लेफ्ट को यानी वामपंथी छात्र संगठनों को अध्यक्ष समेत सभी 4 सीटों पर जीत मिली। एबीवीपी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। बीबीसी के मुताबिक 27 साल के बाद किसी दलित छात्र को जेएनयू छात्र संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। अध्यक्ष पद पर धनंजय, उपाध्यक्ष अभिजीत घोष, महासचिव प्रियांशी आर्या एवं संयुक्त सचिव मोहम्मद साजिद निर्वाचित किए गए हैं। धनंजय मूलतः बिहार के गया जिले के रहने वाले हैं और वे दलित समुदाय से आते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव परिणाम के आखिर क्या मायने हैं? इस परिणाम से क्या संदेश निकले? जेएनयू की छात्र राजनीति को हम समझने की कोशिश करेंगे इस चुनाव परिणाम के माध्यम से। इन सब मुद्दों पर हम आज बात करेंगे। आज हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं 2 खास पैनलिस्ट, जिनसे मैं आपका परिचय करा रहा हूं। नीलोत्पल कांत है, जेएनयू के छात्र हैं, लैटिन अमेरिकन स्टडीज के, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज का एक सेंटर है, पीएचडी 3rd ईयर के छात्र हैं। और दूसरे पैनलिस्ट हैं अवधेश सिंह, ये भी इनके क्लासमेट हैं, बैचमेट हैं। और अवधेश सिंह ने भी इस बार चुनाव लड़ा था एबीवीपी के कैंडिडेट के तौर पर। ये ग्वालियर से ताल्लुकात रखते हैं, ग्वालियर से आते हैं, चंबल क्षेत्र से। और नीलोत्पल कांत बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से ताल्लुक रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो बातचीत की शुरुआत मैं अवधेश सिंह से करना चाहता हूं। अवधेश जी, आपने चुनाव लड़ा था छात्र संघ का, आपकी हार हुई है। आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? मेरी पहली प्रतिक्रिया यही है, लोगों ने जो हमें समर्थन दिया है, ऐसे संघ लोगों को, एबीवीपी को जो समर्थन मिला है, आखिरी जो चुनाव हुआ था, आखिरी जो छात्र संघ का चुनाव हुआ था, जेएनयू जिसे बोलते हैं हम लोग, वो 2019 में हुआ था। उस समय एबीवीपी के जो सेंट्रल पैनल के कैंडिडेट थे, उनको जो हाईएस्ट वोट मिला था वो मिला था 1500 वोट, जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट थे सुमंता साहू, उनको मिला था। जबकि इस बार जो हाईएस्ट वोट मिला है वो मिला है गोविंद डांगी, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के कैंडिडेट है, जिनको मिला है 2066 वोट, और जो 504 वोटों से हार गए हैं। लेकिन इस चीज का जो सबसे बड़ा प्रभाव हम लोग जो पॉजिटिव लेते हैं वो ये है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि एबीवीपी ने 2000 का जो बेंच मार्क है 2000 का, उसे क्रॉस किया है। तो इससे ये पता चलता है कि लेफ्ट बैक जो कैंपस है, जिसमें लेफ्ट यूनिटी लड़ती है, सिर्फ लेफ्ट के ऑर्गेनाइजेशंस नहीं, लेफ्ट के 4 ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम आइसा, एसएफआई, डीएसएफ और एआईएसएफ बोलते हैं, वो चारों मिलके लड़ते हैं। और उनके साथ जो सपोर्ट रहता है बाकी छोटे छोटे जो संगठन हैं, जिसमें बापसा का भी सपोर्ट रहता है, एनएसयूआई का भी सपोर्ट रहता है। इस बार भी अगर आप देखेंगे तो बापसा ने उनको सपोर्ट किया है 3 सीट पे, और 1 सीट जो बापसा की थी, जिसमें प्रियांशी आर्या जी जीती हैं, जो जनरल सेक्रेटरी की सीट है, उस पर लेफ्ट ने उनका सपोर्ट किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट ने 4 सीटें अपने सपोर्ट से इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जीती हैं। लेकिन जो एबीवीपी का जो वोट शेयर है, जो परसेंटेज है, और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है एबीवीपी, वो एज ए ऑर्गेनाइजेशन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है इस चुनाव में। लेकिन इस दौर में, जब अभी तक जेएनयू का जो इतिहास है उसमें शायद एक बार एबीवीपी का अध्यक्ष बना था, लेकिन इस दौर में जब तमाम जगहों से वामपंथी विचारधारा या जो संगठन है या पार्टियां हैं सिमटती जा रही है, दीव पर भी एबीवीपी का एक तरह से दबदबा कायम है।
लेकिन जेएनयू में आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं? मतलब जो इतिहास वामपंथी संगठनों का या बहुजन वादी संगठनों का रहा या सोशल जस्टिस वाले छात्र संगठनों का रहा है, उसका आज भी कायम है। एक पद पर भी आप चुनाव नहीं जीत पाए। जैसा कि आपने बताया कि एबीवीपी का जो अध्यक्ष था वो आखिरी बार सन 2000 में चुनाव जीता था। जो महापात्रा जी थे जो 1 वोट से चुनाव जीते थे। उस समय के बहुत सारे समीकरण थे जिसके चलते वो चुनाव जीते थे। जबकि बाकी जो चुनाव है 2015-16 का जो चुनाव हुआ था जब कन्हैया कुमार लड़े थे अध्यक्ष पद पे, उस समय भी एबीवीपी ने एक सीट जीती थी, ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट, जो 28 वोटों से जीती थी। सौरभ शर्मा जिसमें जीते थे। तो अगर हम लोग ये कहते हैं कि बाकी जगह जब लेफ्ट खत्म होते जा रहा है, जबकि जेएनयू ऐसी जगह है जहां पर लेफ्ट अभी भी अपना वर्चस्व कायम रखे हुए है, तो इसका सबसे आप अगर इसका एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलता है यहाँ लेफ्ट पिछले 5, 8 या 10 सालों से नहीं है, पिछले 50 सालों से है। ये लेफ्ट का एक तरीके से गढ़ है। अगर आपको गढ़ को अगर खत्म करना होता है तो आप एक साथ नहीं करते हैं, आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जैसे कि हम बताते हैं कि 2019 का जो चुनाव था, उससे पहले 2018 का जो चुनाव था, जैसे हमारा जो SSS स्कूल है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस, जो कहा जाता है कि लेफ्ट का गढ़ है, जहां पे 2018 तक एबीवीपी को 5 कैंडिडेट नहीं मिलते थे। वोट शेयर परसेंटेज तो आप छोड़ दीजिए, 5 कैंडिडेट नहीं मिलते थे। 2019 में वो 5 नहीं 6 कैंडिडेट लड़े थे और एबीवीपी का जो हाईएस्ट वोट था वो 219 था। उसी तरीके से इस साल 2024 में SSS से जो काउंसलर्स का जो हाईएस्ट वोट आया है वो 277 आया है। तो आप अगर देखेंगे तो जो वोट शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है, जो अपने आप में दर्शाता है लोगों में जो चेंजेस आ रहे हैं वो धीरे धीरे आएंगे। अगर किसी गढ़ को अगर आपको खत्म करना है तो आप एक दिन में नहीं कर सकते हैं। पिछली बार हम लोग जो सेंट्रल पैनल पे हारे थे वो 1100 वोट से हारे थे। इस बार हमारा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हारा है वो मात्र 504 वोटों से हारा है, जिसमें कारण एक नहीं है, कारण 2-3 और जो 2-3 कारण हैं जो पिछले 1.5 महीने में हुए हैं, जिसकी समीक्षा की जाएगी कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण से हारे हैं। जैसे अगर आप गौर करेंगे, एक यूजीबीएम हुआ था, वो एक मुद्दा उठा है कि एबीवीपी का जो वोट जो है कहीं ना कहीं वो बाकी संगठन में बट गया है। ऐसे ही एसएल का जो जीबीएम हुआ, वहां पे भी कुछ चीजें हुई जिसके कारण एबीवीपी का वोट शेयर बट गया। जबकि आपका दूसरा जो पॉइंट था कि एबीवीपी ने अपने एजेंडा में बहुत सारी चीजें रखी थी जो सोशल जस्टिस की बात करती हैं, इकोनॉमिक जस्टिस की बात करती हैं। एबीवीपी के जो एजेंडाज होते हैं वो सिर्फ एजेंडा पे नहीं, वो सिर्फ एजेंडा नहीं होते हैं। एबीवीपी उन एजेंडास को पूरा करने के लिए बनाती है, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए नहीं बनाती है। जैसे कि आप अगर कैंपस का हिस्ट्री उठा के देखते हैं, 2016 में अगर आप देखेंगे, एक सीट जीती थी एबीवीपी ज्वाइंट सेक्रेटरी की। हमारा जो एजेंडा था उसमें था कि कैंपस में वाईफाई लाएंगे। एबीवीपी कैंपस में वाईफाई लेके आई। एबीवीपी का एजेंडा था कैंपस में ई रिक्शा लेके आएंगे, ई रिक्शा लेके आई। बहुत सारी सड़कें थी, इसका निर्माण किया गया, जो सड़कें आज तक बनी ही नहीं है उस समय के बाद से। तो ये कह सकते हैं कि लेफ्ट का यहाँ पे दबदबा है, लेकिन एबीवीपी जिस तरीके से राइज कर रहा है वो अपने आप में देखने वाली बात है। रिवाइव जैसे कर रहा है। आप 2000 की इलेक्शन की बात करते हैं कि महापात्रा जी जीत गए थे, उस समय सिर्फ लेफ्ट था, लेफ्ट अलग अलग लड़ता था। उस समय डीएसएफ, आईसा, एसएफआई, एआईएसएफ, ये सब अलग अलग लड़ते थे और बापसा जैसे संगठन बहुत छोटे स्तर पे काम करते थे। जबकि आज की जो पॉलिटिक्स है उसमें ये चारों संगठन साथ में लड़ते हैं, जिसमें इन लोगों को बापसा, सीआरजेडी जैसा संगठन, समाजवादी छात्र सभा जिसको एससीएस बोलते हैं, उनका समर्थन है, और छोटे छोटे लेफ्ट के संगठन जैसे दिशा, कलेक्टिव फ्रेटर्निटी, इन सब का समर्थन भी है। तो जो पॉलिटिक्स का जो चेंज हुई है पिछले 20 साल में, 24 साल में, वो भी एक मायने रखती है कि क्यों नहीं एबीवीपी जीत पा रही है। जी जी, नीलोत्पल जी, इस जो एबीवीपी की हार हुई और वामपंथी संगठनों का दबदबा कायम है, यानी जो छात्र संघ चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके संदेश क्या है और इसको आप कैसे देखते हैं? जेएनयू की वर्तमान पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? आपका आकलन क्या है? सबसे पहले मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना चाहूँगा, जेएनयू के हिस्ट्री में। जब छात्र संघ चुनाव शुरू हुए तब से लगभग 27-28 प्रेसिडेंट बने हैं, जिसमें से एक ही संगठन एबीवीपी एक बार शायद बनी है। उनके बाद मुझे नहीं याद है कि किसी भी संगठन ने वहाँ पे अपना
कभी भी सीट निकाल पाया है। तो कहने का मतलब एक लिगेसी है लेफ्ट का यहाँ पे। द लिगेसी ऐसा है कि आपको ना बस कैंडिडेट सपोर्ट करते हैं, बट होल इकोसिस्टम आपको सपोर्ट करते हैं। तो पहला बात है कि मैं अवधेश से थोड़ा सा सहमत होता हूँ थोड़ा सा, कि जो इकोसिस्टम है, ये पहला यूनिवर्सिटी है या फिर पहला कहीं भी इलेक्शन होता है जहाँ पे कि एबीवीपी वर्सेस रेस्ट है। यहाँ पे जेएनयू एक लौता है, हो सकता है और भी जगह हो, लेकिन मैं जेएनयू का बात करूंगा कि एबीवीपी वर्सेस रेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि एबीवीपी की जो विचारधारा है वो किसी से मेल नहीं खाती, इसकी यूनिक आइडेंटिटी है और ये अपने आइडेंटिटी को लेकर रिसर्च कर रहे हैं। बट पॉइंट इज कि लेफ्ट क्या कर रहा है, लेफ्ट के पास वोट्स हैं, बट मैं ये भी कहूंगा कि लेफ्ट के अंदर जो रिफ्ट है आज के टाइम में बहुत मतलब एविडेंट होने वाली है थोड़े टाइम में। जैसे अभी डीएसएफ की एक स्वाति कैंडिडेट है, उनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ, उस बीच में एक कॉल आया कि हमें साउथ बापसा को सपोर्ट करना है, बट वहां पे डीएसएफ ने रिफ्यूट किया कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो विदाउट टेकिंग कंसिडरेशन ऑफ आवर ओन कैंडिडेट। सो एक तरह का एक डिवीजन अब दिखने लगा है लेफ्ट में। और ये भी बात सच है कि यहाँ पे एक जो वोट्स पैटर्न है, वोट का जो पैटर्न है, पहला वोट एक इलिटिसिज्म रहा है जेएनयू में शुरू से। जो इंग्लिश बोलने वाले बहुत जार्गन यूज करने वाले लोग हैं, जो कि एक कह सकते हैं ब्राह्मणिकल सोसाइटी से बिलोंग, मतलब उस विचारधारा के लोग हैं। और दूसरे ऐसे हैं जो कि बहुजन हैं। तो बहुजन के जो इलीट हैं और जो लेफ्ट इलीट हैं और राइट भी इलीट हैं, जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है, तो उनका जो वोट पैटर्न है वो फिक्स्ड है। जो नीचे के तबके के हैं और ऊपर के तबके के हैं, जो बीच के तबके के हैं, जो मीडियोकर स्टूडेंट हैं, जिनकी संख्या कम से कम 4000 से 4500 होगी। अब वहां पे कौन से लोग आ रहे हैं, कैसे वोट हो रहा है, उस पर देखने वाली बात होगी कि जो वोटिंग पैटर्न उस फील्ड में है कि वो आ कहाँ से रहे हैं। जाहिर सी बात है रूरल बैकग्राउंड से लोग जेएनयू में बहुत कम पहुंच पाते हैं। तो ये लोग अर्बन लोग हैं जिनके पास रिसोर्स रहे हैं, जिन्होंने ऑलरेडी एक ढांचा बनाया हुआ है, जिनको पता है कि हमें कहाँ वोट करना है। दे आर वेरी स्मार्ट पीपल, उन्हें पता है। तो एक बैग है जो अपने घर से लेकर आते हैं और उसी को आइडेंटिटी अपना यहाँ बनाते हैं। और दूसरा कि यहाँ पे जो राइट है, एबीवीपी अपना छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हुई है। बाकी सब एक रीजन है कि जो लिंक दो कमेटी है उसका जो कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन, वो बहुत प्रॉपर तरीके से हुआ है। जैसे एक कैंडिडेट 6000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। दूसरे यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च होता है, एनएसयूआई, एबीवीपी सारे अपने पैसे बहा देते हैं करोड़ों करोड़ों, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। तो जब इस मामले में जब आते हैं तो एक आइडियोलॉजिकल वॉर छिड़ती है। आइडियोलॉजी में किसी हद तक जो डिसिमिनेशन ऑफ आइडियाज है एबीवीपी का बहुत वीक है और लेफ्ट का स्ट्रांग है। रीजन बिहाइंड इकोसिस्टम का सपोर्ट। तो मैं मानूंगा कि लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन अपनी एकता की वजह से जीत रही है, अपनी आपसी सहमति से जो नया इकोसिस्टम बनाए हैं उसकी कारण जीत रही है। मैं नहीं कहूंगा यहाँ पे कि एबीवीपी वीक है, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन कमजोर नहीं हुई है, ये बढ़ रही है इनफैक्ट। और मुझे अगर हम काउंसलर का देखें तो एबीवीपी ने काफ़ी सीट्स निकाले हैं इंजीनियरिंग में, साइंसेज में, लेकिन जो सोशल साइंसेज, लैंग्वेज और SIS स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, यहाँ पे हार हुई है। लेकिन SIS में हार का जो डिफरेंस है वो काफ़ी कम है। तो ऐसा लग रहा है कि एबीवीपी काम तो कर रही है, लेकिन लेफ्ट का जो एजेंडा है वो मैच नहीं हो रही है आज के टाइम में कॉमन स्टूडेंट से। बिकॉज एक और सच बात है कि सरकार जिसकी होती है वो सरकार उस पार्टी के लोग के साथ ज़्यादा जाना चाहेंगे लोग, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मिसमैच है। मिसमैच बिहाइंड इसलिए है क्योंकि जो कुछ सेंटर्स हैं यहाँ पे वो काफ़ी पोलराइज्ड हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ पे कुछ एक पार्टिकुलर कास्ट के लोग आ पाते हैं, उस सेंटर में कुछ पार्टिकुलर रिलीजन के लोग आ पाते हैं। तो 1000 से 1200 वोट जो है यहाँ पे वो काफ़ी पोलराइज्ड है, जिसके कारण से ये हमको वोटिंग पैटर्न देखने को मिलता है। जी अवधेश जी, एबीवीपी के पास संसाधन भी है और लेफ्ट पार्टियों के पास या छात्र संगठनों के पास उतने संसाधन नहीं है। क्या जो परिणाम आए हैं उसके पीछे
जो एबीवीपी, चूंकि आरएसएस का छात्र संगठन है तो वैचारिकी राइट विंग वाली है। जो वन नेशन वन इलेक्शन या वन नेशन वन लीडर की तरफ देश बढ़ रहा है, चूंकि जेएनयू में डाइवर्सिटी है पूरे देश के, साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ ईस्ट और सभी हिस्सों से लोग आते हैं जिनकी भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, सब कुछ अलग है। एक ये भी कारण तो नहीं है कि एबीवीपी का जो एजेंडा रहा है या जो चुनाव घोषणा पत्र में जो कुछ रहे होंगे उससे परेशानी होगी, तो एक कारण ये भी होगा, नाराजगी होगी। और दूसरा तो जो आप कह रहे हैं कि एकजुटता तो है ही, लेकिन ये भी तो कारण नहीं है, क्योंकि आप डाइवर्सिटी तो पसंद करते नहीं आप लोग। जैसे आप बता रहे हैं कि एबीवीपी डाइवर्सिटी पसंद नहीं करती। अगर आप एबीवीपी के कोई भी कैंडिडेट उठा के देखेंगे, या तो आप सेंट्रल पैनल के उठा के देखिए या तो आप काउंसलर्स के उठा के देखिए। मैं अपने स्कूल का एग्जांपल आपको देता हूं। जो हम लोगों का स्कूल है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज, जहां पे लेफ्ट के 4 कैंडिडेट थे, चारों ही मेल कैंडिडेट थे, जबकि एबीवीपी के जो कैंडिडेट थे 2 फीमेल कैंडिडेट थे, 2 मेल कैंडिडेट थे। उसमें भी अगर आप कास्ट का समीकरण लगाते हैं तो ओबीसी यूआर सभी को इक्वल पार्टिसिपेशन दिया गया था। और वुमेन को एबीवीपी सिर्फ 50% रिजर्वेशन की बात नहीं करती है, 50% रिजर्वेशन दिया है। तो अगर आप डाइवर्सिटी पे अगर आप देखते हैं तो एबीवीपी अकेला ऐसा संगठन है जिसने हमेशा लोगों को इक्वल पार्टिसिपेशन की बात की है, डाइवर्सिटी की बात की है। तो ये लोगों का भ्रम है एक तरीके से कि एबीवीपी जो एज ए संगठन एक सिंगल आइडिया पे काम करता है और सिंगुलैरिटी की तरफ जाना चाहता है, जो कि डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं करता। जबकि अगर आप हमारा एजेंडास को उठा के देखेंगे तो हमारे एजेंडास सिर्फ एक सिंगल आइडिया को प्रमोट नहीं करते हैं। हमारे जो एजेंडास हैं वो डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं। आप इस साल का अगर हमारा एजेंडा उठा के देखेंगे, हमने हर कम्युनिटी के लिए, या तो आप जेंडर की बात करें, आप इकोनॉमिक सेक्टर की बात करें, अब एज ए जेएनयू की बात करें, सिर्फ हमने हर सेक्शन को उठा के हर सेक्शन के लिए एक ना एक एजेंडा हमने अपने जो हमारा एजेंडा है हर पॉइंट हमने रखने का ट्राई किया है। तो ये चीज तो लोगों का सिर्फ एक भ्रम है, जो लोग जिसको एज ए प्रोपेगेंडा इस्तेमाल किया जाता है कि एबीवीपी सिर्फ डाइवर्सिटी को प्रमोट नहीं करना चाहता। जबकि आप हमारे कैंडिडेचर से लेके आप हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है एबीवीपी का, जिसपे एबीवीपी काम करती है, अगर आप उसमें भी देखेंगे तो उसमें भी बहुत डाइवर्सिटी है। क्योंकि एबीवीपी ग्राउंड से लेके अगर आप जो टॉप लीडरशिप है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जो डाइवर्सिटी है बहुत यूनिक है। आपको यूनिक स्ट्रक्चर मिलेगा जो आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलेगा। और दूसरी बात आपने बोली कि एबीवीपी के पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, सिस्टम का सपोर्ट है। जैसा आप भी जानते हैं एबीवीपी किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं है। एबीवीपी आरएसएस बैक्ड संगठन है जो आरएसएस से ऑफिशियली लिंक्ड है। हो सकता है कि एबीवीपी के जो ऑफिशियल जो आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी है, जिसको हम आइडियोलॉजिकल सिमिलैरिटी बोलते हैं, वो बीजेपी से हो सकता है कि क्लोजनेस हो। जबकि आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उठा के देखेंगे, चाहे आप एनएसयूआई उठा के देखिए, एनएसयूआई कांग्रेस का ऑफिशियल स्टूडेंट विंग है। आप आईसा उठा के देखिए, सीपीआईएम का ऑफिशियल स्टूडेंट विंग है। एसएफआई उठा के देखिए, तो इन लोगों का जो फंडिंग है वो डायरेक्टली आपका पॉलिटिकल पार्टी से फंडिंग आता है। जबकि एबीवीपी एक मास ऑर्गेनाइजेशन है जिसका जो फंडिंग का स्ट्रक्चर है वो भी कलेक्टिव फंडिंग है। जो लोग इसके कार्यकर्ता होते हैं वो पर मंथ अपना वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशन देते हैं, जिसपे एबीवीपी जिसके थ्रू चलता है। तो ये लोगों का एक भ्रांति है लोगों में कि एबीवीपी के पास बहुत सारे संगठन हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं जिसके एबीवीपी इस्तेमाल करता है। जबकि ऐसा नहीं है। एबीवीपी एक छात्र संगठन है जो छात्रों के सहयोग से चलता है, जो पर मंथ छात्र जो अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, जो वॉलेंटरी होता है, उससे चलता है। क्योंकि एबीवीपी एक सिर्फ छात्र संगठन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से लिंक नहीं है। जबकि बाकी अगर आप जेएनयू में ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं वो बाकी जो डायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी से लिंक है। एक छात्र से मेरी बात हो रही थी दिल्ली में ही, जेएनयू के एक छात्र से, तो उन्होंने बताया कि चुनाव रोकने के लिए पहल की गई, एक तरीके से कोर्ट तक जाया गया ताकि ये चुनाव रुक जाए, ये एबीवीपी की तरफ से। इसमें क्या मामला है? देखिए, अगर आप चुनाव की बात करते हैं, जो आखिरी छात्र संघ चुनाव हुआ था 2019 में हुआ था। उसके बाद कोरोना का पीरियड आ गया। कोरोना के बाद जब से कैंपस ओपन हुआ है, उस कैंपस को ओपन करने में भी सबसे बड़ा जो हाथ रहा है वो एबीवीपी का रहा है। चाहे एबीवीपी का प्रोटेस्ट हो,
मेमोरेंडम्स हो, स्कूल ओपनिंग की बात हो, जितनी भी चीजें जो कैंपस को ओपन करने के लिए की गई थी, एबीवीपी उन सब में सबसे पहला छात्र संगठन था जिसने कैंपस को ओपन करने की बात की, जिसने ऑनलाइन स्टडी नहीं, जिसने ऑफलाइन स्टडी की बात की। जो दूसरी बात अगर आप बोलते हैं कि चुनाव, एबीवीपी जब से कैंपस ओपन हुआ है और कोविड के रेस्ट्रिक्शंस खत्म हुए हैं, तब से लगातार इंटरवल्स पे इलेक्शंस की बात कर रहा है। हमारा कोई भी पर्चा हो, कोई भी पोस्टर हो, हमारी जो सबसे पहली डिमांड रही है वो यही रही है कि जेएनयू का इलेक्शन हो, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होता है, लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है। अगर लोगों के पास रिप्रेजेंटेशन नहीं रहता है, लोगों की बात जो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां तक नहीं पहुंच पाती है। तो जो लोग ये एक झूठ फैलाना स्टार्ट करते हैं कि ये एबीवीपी मामला चुनाव मामला नहीं, कोर्ट में क्यों गया था अभी? मामला कोर्ट में इसलिए गया था क्योंकि जो एबीवीपी की डिमांड ये थी कि यहाँ पे जो प्रोसीजर फॉलो होता था हमेशा वो ये होता था, जो पुराना छात्र संघ होता था वो नए छात्र संघ का चुनाव कराने में हेल्प करता था, एक तरीके से फैसिलिटेट करता था। जबकि 2019 का जो छात्र संगठन है, जो जेएनयू है, उसको हाई कोर्ट ने नोटिफाई ही नहीं किया था, जिसके बहुत सारे कारण थे। जो हम लोगों का डिमांड यही था, जो जेएनयू नोटिफाई ही नहीं है वो इलेक्शन कैसे करा सकता है। और पहली बार ऐसा हुआ किसी इलेक्शन में कि जो यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये है, जो यहाँ का डीओएस है, जिसको डीन ऑफ स्टूडेंट बोलते हैं, उसने अभी जनवरी में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की मीटिंग बुलाई। बोला कि 12 ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे जो आके मीटिंग करेंगे, ऑल ऑर्गेनाइजेशन जिसको मीटिंग बोलते हैं, 12 ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, मीटिंग करेंगे और इलेक्शन किस तरीके से होगा डिसाइड करेंगे, जिसको एबीवीपी ने बॉयकॉट किया। जो बॉयकॉट था वहां से लोगों को ये लगने लगा कि एबीवीपी इलेक्शन नहीं चाहता है, जबकि एबीवीपी का बॉयकॉट करने का कारण ये था कि इलेक्शन में कभी भी एडमिनिस्ट्रेशन का रोल नहीं रहता है, तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे बुला सकता है मीटिंग, और सिर्फ 12 ही ऑर्गेनाइजेशन क्यों, जबकि कैंपस में अगर आप देखेंगे छोटे से लेके बड़े बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका कहीं ना कहीं छात्र संगठन में थोड़ा बहुत रोल रहता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिसाइड कर सकता है कि 12 ही ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे बाकी नहीं आएंगे। जो आम छात्र हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन का रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, क्या उनका कोई रोल नहीं है इलेक्शन में, उनको क्यों नहीं बुलाया गया। तो एबीवीपी की यही डिमांड थी कि इलेक्शन हो, फ्री और फेयर हो, ये ना हो कि एडमिनिस्ट्रेशन का उसमें रोल रहा हो, क्योंकि यहाँ के इलेक्शन का जो सीन इस बार रहा है वो एडमिन और लेफ्ट का नेक्सस से इलेक्शन स्टार्ट हुआ था। हमारा यही एक वो था एजेंडा कि नेक्सस को हटा के इलेक्शन फ्री, फेयर और डेमोक्रेटिक तरीके से हो। लेकिन मुझे जो जानकारी है कि इस बार जो इलेक्शन हुए हैं वो बैलेट पेपर से ही हुए हैं, फ्री एंड फेयर हुए हैं इलेक्शन, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नीलोत्पल जी, सवाल आपसे है कि अभी जो जेएनयू है, जेएनयू में जो चुनाव प्रचार के दौरान या लेफ्ट की तरफ से जो मुद्दे उठाए गए हैं छात्र हित के लिए, हॉस्टल फीस या वजीफा या तमाम चीजों के लिए, कौन कौन से मुद्दे थे जो प्रमुखता के साथ छात्रों को प्रभावित किए हैं, और जेएनयू के अंदर फीस को लेकर, लाइब्रेरी को लेकर, मेस या तमाम चीजों को लेकर क्या परिवर्तन आया है, बढ़ा है, घटा है, और इसको लेके छात्रों में क्या कुछ है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। अगर मैं सच बताऊं तो जो मुद्दे हैं वो मुद्दे ही रहते हैं। कॉमन स्टूडेंट से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है वो मुद्दा ही रहता है। वो मैनिफेस्टो कभी पूरा नहीं होता है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, स्टूडेंट पार्टी जो है यहाँ पे, कभी भी देख लीजिए, जो भी प्रॉमिस किया जाता है वो कभी पूरा नहीं होता। जैसे नॉन नेट का फेलोशिप 8,000 से 22,000 20,000 करने की बात है, वो आज से नहीं चलती आ रही है, ये 2015-16 से चलती आ रही है कि जीआरएफ की इक्विवेलेंट नॉन नेट होना चाहिए, आज तक पूरी हुई नहीं हुई। यहाँ पे बात होती है कि जो कॉमन इश्यूज हैं, पानी की समस्या है जेएनयू में, इस पे तो कोई बात ही नहीं करता, कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करती। यहाँ पे जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे लाइब्रेरी में गर्मी में फैन हो, एसी लगवाने की बात हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करता। तो कहने का मतलब है कि जो मुद्दे हैं जो कॉमन स्टूडेंट्स को अफेक्ट करती हैं, उस पे जो बड़े जो मैक्रो लेवल के इश्यूज हैं उसको टच किए जाते हैं, छोटे इश्यूज को टच नहीं किए जाते हैं। छोटे इश्यूज बहुत इम्पैक्ट डालती हैं और जिसको एप्लीकेबल बनाया जा सकता है, ये न एबीवीपी बात करती है न लेफ्ट पार्टी बात करती है। तो जो कॉमन स्टूडेंट है वो फ्लेक्स करती है,
जो अच्छा कैंडिडेट, वो कैंडिडेट को वोट करती है। इनफैक्ट अब जो नैरेटिव आ रहा है कि वो लेफ्ट का कैंडिडेट अच्छा बोल रहा है तो उसको भी दे सकते हैं, राइट का कैंडिडेट अगर अच्छा बोल गया तो उसको भी दे सकते हैं। तो ये वोटिंग पैटर्न है, आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किसने क्या बोला और किसके आधार पे क्या होगा, किसने किस प्रभाव से बोला है किसी बात को। और एक और बात है कि यहाँ पे जो डायमेंशंस हैं, जैसे आपने एक बात पूछी अभी कि कैसे कॉमन स्टूडेंट्स को प्रभावित करती हैं मुद्दाएं। सच पूछिए तो कॉमन स्टूडेंट्स कभी प्रभावित नहीं होते, उनके लिए एक फेस्टिवल है, ये जाते हैं अपना वोट कास्ट करते हैं, इट इज़ अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस। वो जाते हैं, वोट डालते हैं, उन एंजॉय करते हैं 3-4 दिन जो भी होता है, लेकिन उनका काम है पढ़ना, उनका काम है पढ़ना। लड़ाई पढ़ाई कहने की बात है, साथ साथ नहीं हो सकती, या तो पहले लड़ लो या पढ़ लो, या पढ़ लो या लड़ लो, पहले एक ही चीज हो सकता है। एबीवीपी का बात करता हूँ, एबीवीपी ऐसी पार्टी है जो कि मतलब मुझे लगता है कभी सत्ता में आने ही नहीं चाहती, चेंज ही नहीं करना चाहती, क्योंकि यहाँ पे जो डाइवर्सिटी की अभी अवधेश जी बात कर रहे हैं, डाइवर्सिटी एक तरह का जो जेंडर डाइवर्सिटी का बात कर रहे हैं, लेकिन जो रीजनल डाइवर्सिटी है वो भी है, लेकिन वो क्लास बेस्ड डाइवर्सिटी है। नॉर्थ ईस्ट से रिप्रेजेंटेशन नहीं है आपके पार्टी में, माफ कीजिएगा इस बात को, लद्दाख से नहीं है आपके रिप्रेजेंटेशन, जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है। तो कुछ मिलाकर जो मार्जिनल स्टेट हैं, मार्जिनलाइज स्टेट हैं, उनका पार्टिसिपेशन बहुत मिनिमम है भी तो। और लेफ्ट पार्टीज में देखा जाए तो पार्टिसिपेशन कुछ हद तक है। रीजन बिहाइंड की उनको अभी तक हाशिए पे धकेल दिया गया है, क्योंकि उतने उनका वोट कम है, वहां से लोग कम आ पाते हैं, एजुकेशन कम है, तो उनका वोट का जरूरत ही क्या है किसी को। तो वहां पे इंडिपेंडेंट अच्छा कैंडिडेट जो आते हैं वहां पे जीतते हैं। तो इंडिपेंडेंट जी, कैंडिडेट इन सब बातों को उजागर करती है। अ, ये हॉस्टल फीस या बाकी फीस को लेकर के जो मामला पिछले दिनों उठा था, काफी सुर्खियों में आया था, फीस बढ़ने बढ़ाने को लेकर के, वो मामला कोर्ट में गया था। 4 साल पहले की बात कर रहे हैं आप, 2019-20 में जो उसमें फी हाइक क्या हुआ फैसले था। आए, कुछ फैसले आए हैं अभी? एक्चुअली वो मोमेंट ऐसा था कि यस फैसला आया है कि वो जो अभी जो फी स्ट्रक्चर है जो 2019 में था, वही फी स्ट्रक्चर कंटिन्यू होगा। उसमें जो चार्जेस जोड़ दिए गए थे वो बहुत ज़्यादा चार्जेस थे, इतने थे कि जो फी हाइक एक तरह से हो गया था तो 300% के करीब फी हाइक हो गया था। अगर आज हम मेस में 4000 बिल पे कर रहे हैं, बस वो खाने का बिल नहीं मांग रहे थे, वो बर्तन का बिल मांग रहे थे, पानी का बिल मांग रहे थे, बिजली का बिल मांग रहे थे, यहाँ तक कि हर चीज के लिए बिल मांग रहे थे। तो एक लिबरल न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक लिबरल स्टेट बनाने की बात की गई थी जेएनयू को, जहाँ पे वो मोमेंट हुआ था और फिर स्टे लग गया था, हाईकोर्ट ने स्टे दिया था, और आज के टाइम में वही है जो 2019 पोस्ट अच्छा, प्री 2019 से पहले। जी, जो धनंजय जी अध्यक्ष पद पर विजयी हुए हैं, धनंजय बिहार से आते हैं, बिहार के गया से शायद हैं। अगर जेएनयू जैसा अ, संस्थान, शैक्षणिक संस्थान नहीं होता, तो क्या धनंजय जैसा व्यक्ति जिस दलित समाज से आते हैं, वो अध्यक्ष बन पाते? नीलोत्पल जी, आप ही से सवाल। अ, देखिए, मैं कहता हूँ कि ये जेएनयू से बड़ा समस्या है। इसको जेएनयू के पैमाने पे तौलकर मत देखना, नहीं देखना चाहिए हमें कि दलित को रिप्रेजेंटेशन मिलना ही एक अपने आप में बहुत बड़ा समस्या है जो हर पार्टी इग्नोर की है। हर पार्टी, मैं एक पार्टी को इसमें दोष नहीं दे रहा हूँ आज तक, चूंकि जो एक हमारा ब्राह्मणिकल पेट्रियार्कल थॉट प्रोसेस है उसमें दलित का स्पेस ही नहीं है, उसमें बहुजन के लिए स्पेस ही नहीं है। बहुजन को लड़ना पड़ा है, बहुजन को कांसीराम जैसे नेताओं ने उठाया है, और कांसीराम जैसे नेताओं की स्ट्रगल है जो आज के टाइम में दलित इंस्टीट्यूशन तक पहुंची है। अब इंस्टीट्यूशन तक पहुंचना बड़ा बात होता है। अगर हम धनंजय का बैक हिस्ट्री देखें, वो दलित कम्युनिटी से आते हैं, नो डाउट, लेकिन उनका जो बैगेज है इकोनॉमिकली अगर हम देखें तो उनके पापा पुलिस ऑफिसर है। तो कहने का एक तरफ, और एबीवीपी का भी कैंडिडेट था उमेश अजमीरा, जो कि ट्राइबल एरिया से आते हैं, वो बंजारा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि डिप्राइव्ड एज ए क्लास कौन है, डिप्राइव्ड एज ए इंडिविजुअल कहाँ से कौन आया है। तो जो धनंजय जी का जीत है उसके पीछे एक कॉन्शियसनेस है, लेकिन वहीं पे उमेश की जो हार है उसके पीछे लैक ऑफ कॉन्शियसनेस भी है, क्योंकि दोनों एक ऐसे समाज से आते हैं जो कि जहाँ पे हमेशा से मतलब
कोई नक्सल, दोनों नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आए हैं, एक लेफ्ट में है और एक राइट में। रीजन क्या है, कौन किसकी तरफ से है, उनका बैगेज क्या है पास्ट, वो इम्पोर्टेंट है। जी जी अंतिम सवाल अवधेश जी आपसे। अभी मेरी बात हो रही थी एक छात्र से जिसका जिक्र मैंने किया आपसे। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरी का बजट वहां घटा दिया गया है, यानी बहुत सारी चीजों का बजट घटाया गया है। इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ तक जानकारी मिली है कि किताबें, जो पुरानी किताबें हैं, जो पुरानी किताबें जरूरी इसलिए है कि आगे चलकर रेफरेंस हमें मिल सके किसी चीज का, वो इतिहास हमारे पास होता है, उसे रद्दी के भाव में बेच दिया जा रहा है। एक तो ये, दूसरा कि शैक्षणिक संस्थान है, कन्हैया कुमार का मामला आया था, कन्हैया कुमार के बहाने जेएनयू को बदनाम करने की तमाम कोशिशें हुई, वो आरोप लगे कि कन्हैया कुमार के बहाने ये बदनाम करने की कोशिश हुई है। अभी लगातार वहां आरएसएस की शाखा भी लगने की बातें 26 जनवरी या 15 अगस्त को ये खबरें आई थी, राम मंदिर के उद्घाटन के दिन भी। तो क्या शैक्षणिक संस्थान जहां बौद्धिक कर्म होता है, वहां इस तरह का धार्मिक आयोजन एबीवीपी के द्वारा जो किया जाता रहा है, जय श्री राम के नारे बुलंद किए जाते हैं, ये क्या उचित है? चूंकि जेएनयू की जो प्रतिष्ठा है वो इंटरनेशनल स्तर की है, विदेशों के भी छात्र पढ़ते हैं। तो इस पर आपकी अंतिम टिप्पणी चाहूंगा, और वो जो बजट घटाने की बात हो रही है उस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा। सबसे पहले आपका जो दूसरा सवाल था कि जेएनयू की जो प्रतिष्ठा है, जो इमेज है, वो आरएसएस के प्रोग्राम हुए या फिर कोई भी रिलीजियस जो प्रोग्राम हुए, अगर वो करने से अगर कम होती है तो मैं माफी चाहूंगा कि इस तरीके के प्रोग्राम को एबीवीपी प्रमोट करता है। वो इसलिए करते आया है क्योंकि एबीवीपी कभी नहीं चाहेगा कि अफजल गुरु को लेके प्रोग्राम हो। अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे अफजल गुरु को लेके हर साल यहाँ बरसी मनाई जाती है। इस पे किसी को ऐतराज नहीं है कि बरसी क्यों मनाई जाती है। सरजिल इमाम के नारे लगाए जाते हैं, जय श्री राम के नारे से हर किसी को दिक्कत है, सरजिल इमाम रिलीज हो उसके नारे से किसी को दिक्कत नहीं है। एबीवीपी अगर स्टेज से ये नारा लगा देती है जय श्री राम, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। धनंजय जो इस बार जीते हुए कैंडिडेट हैं, अगर वो स्टेज से ये बोल देते हैं कि अगर जेएनयू में आते हैं तो अफजल गुरु और इन सब के और सरजिल इमाम वगैरह ये जो लोग हैं, इन सब की बरसी भी मनाएंगे, इनको रिलीज करके भी दिखाएंगे। तो मैं माफी चाहूंगा अगर इस तरीके की अगर लोग प्रक्रियाएं देते हैं और लोग अगर इनको बुरा नहीं मानते हैं और ये मानते हैं कि ये बौद्धिक सभ्यता जो जेएनयू की है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो मैं ऐसे जो कुछ लोग हैं, जो एक सोसाइटी है जो अपने आप को जेएनयू मान चुकी है, जो जेएनयू में अब रही भी नहीं है, जो खत्म हो चुकी है, क्योंकि अगर आप एनटीए का जो बैच आया है, अगर उसमें अगर आप देखेंगे, जो एंटी नेशनल एलिमेंट हम लोग बोलते थे, सिर्फ बोलते नहीं थे, कन्हैया कुमार ने और उसके साथ जो लोग थे उन्होंने करके दिखाया था कि एंटी नेशनल एलिमेंट क्या होते हैं। क्योंकि आप बोले हैं कि उन पे आरोप लगे थे, आरोप नहीं लगे थे, वो तथाकथित आरोप भी नहीं थे, उसके वीडियोस हैं, प्रूफ हैं, जो कन्हैया कुमार भी बहुत बार मान चुके हैं। अगर ऐसा नहीं होता वो तो साबित तो आज तक हुआ नहीं। साबित तो नहीं हुआ, साबित बहुत सारी चीजें भी नहीं हुई है। जैसे कि अगर लोग ये कहते हैं कि आरएसएस की शाखा लगती है और भी चीजें होती हैं 26 जनवरी के दिन, तो आपको बता देने चाहेंगे कि वो जो प्रोग्राम हुए थे वो सोशल एस्पेक्ट में हुए थे, क्योंकि जेएनयू में सिर्फ छात्र नहीं रहते हैं, यहाँ स्टाफ भी रहते हैं, जो कि इसकी एक सोशल लाइफ है, उसके पार्ट हैं। और जो रिलीजियस प्रोग्राम होते हैं वो डायरेक्टली कभी भी एबीवीपी के थ्रू नहीं कराए जाते हैं, वो छात्रों के सहयोग से, छात्रों की डिमांड पे ही, क्योंकि एनटीए के बाद जो छात्र आए हैं उनमें इस तरीके की जो, क्योंकि जेएनयू एक क्लोज कैंपस है, यहाँ नहीं, मैं अवधेश जी, मैं एक मिनट अवधेश जी, मैं यहाँ ये ऐड करना चाहता हूँ कि नो डाउट कि चूंकि रामचरितमानस या रामायण के एक पात्र हैं, पौराणिक पात्र हैं, उन पर सेमिनार संगोष्ठी हो उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तमाम हॉस्टल के आगे जो एक पूजा का आयोजन किया जाए 22 जनवरी को, तो ये शैक्षणिक संस्थानों का माहौल खराब नहीं होता है। सरजिल इमाम या बाकी चीजों की बात आपने की, वो अलग, उसको भी हम लेते हैं। लेकिन पूजा पाठ विश्वविद्यालय में हर हॉस्टल के आगे, जो मुझे जानकारी मिली है उसमें कितनी सच्चाई आप बताएंगे? ये क्या ठीक है?
जैसे कि आपने बोला कि आपके हिसाब से तथाकथित जो शरजील इमाम के प्रोग्राम होते हैं, तथाकथित प्रोग्राम नहीं है, पिछले साल की ही बात है। इस साल भी देखिए जो यूजीबीएम कराया गया था इलेक्शन को लेके, कब कराया गया था, किस डेट को कराया गया था, डेट आप गौर करिएगा। ये एजेंडा इनके जो है, जो प्रोपेगेंडा फैलाने का टेक्निक है, वो ये इस तरीके से करते हैं कि जो लाइव स्ट्रीम मीडिया है वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। और जो सोशल एस्पेक्ट, किसी व्यक्ति का जो सोशल एस्पेक्ट है, जैसे कि आपने बोला 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ, 22 जनवरी को जो कार्यक्रम हुआ वो छात्रों की डिमांड थी, क्योंकि छात्र अब जो पहले की जो संस्कृति, जो इन लोगों का जो प्रोपेगेंडा फैलाने का तरीका था कि शरजील इमाम का प्रोग्राम कर देंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगा देते हैं, जो इस तरीके का एक एनवायरनमेंट बना देते थे और एक पैक कर देते थे जेएनयू को, एक पर्टिकुलर सोसाइटी, पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके लोग जो चीजें फैलाते थे। क्योंकि अगर आप देखेंगे सिर्फ 22 जनवरी का प्रोग्राम नहीं होता है, बीच में जो रमजान हुआ है उसके प्रोग्राम भी हुए हैं, सिर्फ एक कम्युनिटी का प्रोग्राम नहीं होता है। यहाँ के छात्र हॉस्टल्स में रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं, क्लोज कैंपस है, तो उनकी एक सोशल लाइफ भी है, और इस तरीके के जो प्रोग्राम होते हैं कि सोशल लाइफ के पार्ट हैं। जी अवधेश जी, कंक्लूड मैं करूंगा। आपने कहा कि डाइवर्सिटी, एबीवीपी डाइवर्सिटी को के एजेंडे में डाइवर्सिटी है, तो आपको सर्व धर्म संभाव वाला कोई कार्यक्रम आपने करवाया है यूनिवर्सिटी में, जो सभी धर्मों के लोग एक साथ इकट्ठे होकर के वो करें, ऐसा कोई कार्यक्रम? अभी जो रमजान हुआ था, बहुत सारे हॉस्टल्स ऐसे थे जहां पे एबीवीपी के प्रेसिडेंट चुन के आए थे। तो जो रमजान का जो प्रोग्राम हुए हैं वो एबीवीपी के प्रेसिडेंट के सहयोग से ही हुए हैं। ये प्रोग्राम की अगर आप बात करें, क्रिसमस की बात करें, या तो आप सरस्वती पूजा की बात करें या दुर्गा पूजा की बात करें, सिर्फ एक कम्युनिटी के प्रोग्राम नहीं किए हैं। एबीवीपी ने हर कम्युनिटी के प्रोग्राम को फैसिलिटेट किया है, प्रमोट किया है, ताकि लोगों का जो सोशल लाइफ है वो भी थोड़ा सा हैपनिंग बने। क्योंकि अच्छा, बजट क्यों घटाया गया? लाइब्रेरी का बजट या बाकी बजट क्यों घटाया जा रहा है? लाइब्रेरी के बजट का अगर आप देखेंगे क्या प्रक्रिया, उसकी प्रक्रिया ये है कि इस साल जितना बजट आया है उस एक साल के ड्यूरेशन में जितना खर्च हुआ है आप बताते हैं, उसको एनालिसिस किया जाता है कि आपको इतना दिया गया था, आपने इतना खर्च किया है, उसके आधार पर नए साल का बजट डिसाइड किया जाता है। तो जेएनयूएसयू जो पिछले 5 साल से लेफ्ट बैक्ड है, इसने पिछले 5 साल में जो पैसा मिला है, चाहे लाइब्रेरी के लिए हो चाहे हॉस्टल्स के लिए हो, जो भी पैसा मिला है, ना तो इन्होंने उस पैसे को इफिशिएंटली यूज किया है, ना ही यूज करने दिया है। तो जो इस तरीके का जो पैमाना सेट किया गया है कि पिछले साल की जो एफिशिएंसी है उसके आधार पर नए साल का बजट डिसाइड किया जाएगा। इस प्रक्रिया के कारण जो हमारा लाइब्रेरी का बजट है वो कट हुआ है, और एबीवीपी के ये एजेंडा में रहा है कि इस प्रक्रिया को चेंज किया जाए और जो बजट है उसको इंक्रीज किया जाए, क्योंकि एबीवीपी किसी भी गवर्नमेंट या पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती है। ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट की बात रखती है, स्टूडेंट का जो कंसर्न है उसको सबसे पहले रखती है, प्रायोरिटी देती है। जी नीलोत्पल जी, आप अवधेश जी की बात से सहमत हैं या कुछ जोड़ना चाहते हैं? अवधेश जी की बात से मैं थोड़ी सी असहमति रखता हूँ। रीजन की इन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या सारे धर्म के एक साथ कभी ऐसी हुई है जो प्रमोशन के लिए। ये बात सच है कि एबी के प्रेसिडेंट हैं और वहाँ पे रमजान होता है। जैसे मेरे ही हॉस्टल में है कि यहाँ पे रमजान का अभी चल रहा है मौसम, ब्रह्मपुत्रा हॉस्टल एक ग्रैंड इफ्तार पार्टी देता है और यहाँ पे एबीपी के लोग भी हैं, तो ये बात सच है। लेकिन ये भी सच है कि हमने पास्ट में देखा है कि रामनवमी के दिन झगड़ा भी हुआ है, एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। तो इस चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो दिखती है कि कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस के कारण हो रही है सब चीज़ें। तो पूरी तरीके से सहमत तो नहीं हूँ कि एबीवीपी ही इकलौती पार्टी है जो काम कर रही है, और भी पार्टीज हैं जो कि काम करती हैं और एबीवीपी उसमें थोड़ी सी पीछे है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आपने हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शकों के लिए अपना बेशकीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।